Hello students. So in this lecture we are going to reduce the different combination of strings, whether it be a series, a parallel, or it may be combination of both, or it may not be any combination like series or parallel. ऐसा भी हो सकता है कि वो ना सीरीज हो पैरेलल। तो उन टाइप के जो स्प्रिंग सर्किट्स हो जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, तो उस टाइप के सर्किट्स को हम सीखेंगे कि कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और we can find equivalent spring constant, or this will be helpful for solving any questions based on Newton's law of motion, or maybe it will be helpful in SHM also. SHM में भी काफी यूज आता है इसका। तो अब इसको देखते हैं। पहले तो इस डायग्राम में जो हम देखें तो ये तो बिल्कुल बेसिक डायग्राम है कॉम्बिनेशन का। ये दो पहला वाला जो डायग्राम हम क्या बोलेंगे कि इसका अगर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट के इफेक्टिव या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, दोनों सीरीज में है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू, सीरीज में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। उसी तरीके से पैरेलल में हम फॉर्मूला लगाते हैं k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस, ठीक है। इसका अगर डेरिवेशन जो बताया जाता है जहाँ तक बुक्स में या ज़्यादातर सोर्सेज में, वो डेरिवेशन होता है फोर्स मेथड से। जैसे इसमें बोल दिया जाता है कि टेंशन विल बी सेम, टेंशन मतलब स्प्रिंग फोर्स दोनों में सेम होगा, इसमें एक्सटेंशन विल बी सेम। तो उस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। लेकिन हम एक नया मेथड देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से सॉल्व करते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं स्प्रिंग की एनर्जी। कोई भी एक स्प्रिंग है, लेट अस सपोज कि एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग पे मान लो कि इसके पे एफ या टेंशन जो अप्लाई हो रही है, टेंशन कहीं से भी जनरेट किया जा सकता है। ये रोप लगा हो सकता है इसके पास, या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको अपनी ओर खींच सकता है। तो पूरे स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स या टेंशन जनरेट होगा वो T ही होगा। और K मान लो दिया हुआ है, K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग निकालें, पोटेंशियल एनर्जी यू स्टोर इन द स्प्रिंग, क्या हो जाएगा, ये हाफ k x स्क्वायर। x विल बी एक्सटेंशन, नेचुरल लेंथ मान लो यहाँ पे थी, ये नेचुरल लेंथ थी, और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से यहाँ तक डिफॉर्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे हाफ के एक्स में। लेकिन इसको हमें चेंज करना है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस टेंशन इन दिस। तो टेंशन अगर हम चाहे, टेंशन कुछ नहीं है, स्प्रिंग फोर्स ही है जो स्प्रिंग में लग रहा है, उसको अगर हम इस फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ, एक काम करते हैं k से मल्टीप्लाई k से डिवाइड कर देते हैं, तो k बन जाएगा k स्क्वायर x स्क्वायर बाई k। तो हमने ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई k से डिवाइड कर। अच्छा, टेंशन या स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू यहाँ पे हमने T मानी है, और ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम T ही मानेंगे, इसीलिए स्प्रिंग फोर्स को मैं T बोल देता हूँ, इज इक्वल टू kx लिख सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि स्प्रिंग फोर्स kx के बराबर होती है। अब यहाँ से हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो kx स्क्वायर को हम T लिख सकते हैं, T स्क्वायर बाई k। तो ये हमारा स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होगा, और स्प्रिंग फोर्स में ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग का फॉर्मूला होगा ये वाला। अब इसी का हम यूज आगे करने वाले हैं और सर्किट्स को रिड्यूस करेंगे और हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट करेंगे। इसका हम यूज इस वाले इन दोनों फिगर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें करें तो हम क्या बोलेंगे कि हमें इस, जैसे मैं ए फिगर को देखना हूँ और ए फिगर को मुझे रिड्यूस करना है, तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली इसको हमें एक इक्विवेलेंट
सिस्टम बनाना होगा जहाँ पे हम इन दोनों स्प्रिंग्स को रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगाएं और उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के इफेक्टिव मान लेते हैं और मास तो सेम ही रहेगा। तो इसमें जितनी एनर्जी स्टोर हुई है इस वाले में स्प्रिंग में यू एनर्जी स्टोर हुई, तो उतनी ही एनर्जी इस वाले स्प्रिंग में भी स्टोर होनी चाहिए, क्योंकि हमने बस क्या किया है, इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया है, तो एनर्जी तो चेंज होनी नहीं चाहिए। तो दोनों में अगर हम एनर्जी को इक्वेट करते हैं तो हम इसमें एनर्जी कैसे देते हैं, इसमें भी मान लेते हैं टेंशन टी जनरेट हुआ, टेंशन टी या स्प्रिंग फोर्स की यहाँ पे जो जनरेट हुआ, लेट सपोज टी है ये, और टी की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि यहाँ पे mg के बराबर आ जाएगी, लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर जो हो गई वो इसमें आ गई टी स्क्वायर बाई के इफेक्टिव होल स्क्वायर। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दिया है। अब इस वाले के लिए हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। अगर इस वाले के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो हम क्या लिखेंगे, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी तो कोई वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, स्केलर है, सीधा ऐड कर देना है दोनों। तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, U1, यानी ए वाली पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, टेंशन इसमें भी सेम होगा, सेम mg के बराबर टेंशन क्रिएट होगा इसमें टी, और इस वाले स्प्रिंग में भी टेंशन सेम ही होगा, थ्रू आउट दिस स्प्रिंग टेंशन विल बी। और ये मासलेस स्प्रिंग है, तो कहीं भी हम देख सकते हैं अगर ये मासलेस है तो किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो ऊपर अगर टेंशन टी है तो नीचे भी टेंशन टी है, इसीलिए दोनों वाले स्प्रिंग को, दोनों स्प्रिंग में टेंशन टी होगा। एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं दोनों में सेम टेंशन होगा। हम ये बोल सकते हैं कि अगर ए स्प्रिंग बी को टी टेंशन से खींच रहा है तो बी स्प्रिंग भी ए वाले को टी टेंशन से खींच रहा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ, इसलिए दोनों में टेंशन क्या होगा। तो यहाँ से हम फिर पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या लिख सकते हैं, टी बाई टी स्क्वायर बाई K1 स्क्वायर, K1 स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे जहाँ मैंने स्क्वायर लिखा है ये स्क्वायर नहीं आएगा, फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है, फॉर्मूले में क्या है, ओनली के है, तो इसमें भी K1 आ गया। उसी तरह के इसमें भी क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर बाई K2, और इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो हमने ऑलरेडी इक्विवेलेंट के निकाल के रखी है, और दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम होनी चाहिए, यानी ये किसके बराबर होना चाहिए, टी स्क्वायर बाई के इफेक्टिव। अब देखो कैंसिल होकर क्या आ गया, यहाँ से 1 अपॉन के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K। ठीक है, ये सीरीज का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से पैरेलल का फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं, बस एनर्जी स्टोर ऐड करके। उसको मैं अभी डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है डिराइव करना, उसको खुद से डिराइव किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा लॉजिक इसमें लगाना नहीं है। सो इजीली ये इट कैन बी डिराइव यूजिंग एनर्जी मेथड, फोर्स मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं, तो एनर्जी मेथड से। बेसिकली यहाँ का आज का टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से सॉल्व करें, ताकि ये मेथड हमें काफ़ी कंफर्टेबली यूज करने में, प्रैक्टिस में आ जाए। अब आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो सीरीज पैरेलल वाले हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिफरेंट बुक्स में दिए हुए हैं, यू कैन प्रैक्टिस दैट, और इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क टू सॉल्व सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट आज की लेक्चर का टारगेट ये नहीं है, आज की लेक्चर का टारगेट है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। इसमें ना तो सीरीज होगा या ना तो पैरेलल होगा, तो हम कैसे इस वाले सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये दिया हुआ फिगर, अब इसको हमें ऐसे रिड्यूस कर, यानी पूरे सिस्टम को यहाँ से हटा करके हमें एक स्प्रिंग बस लगा देना है। तो उसके लिए भी हम सेम एनर्जी मेथड का यूज करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि इसमें जितनी एनर्जी स्टोर हुई इसमें, इस वाले सिस्टम में, उतनी ही इस वाले सिस्टम में एनर्जी स्टोर होगी। तो एनर्जी के लिए हम टेंशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यानी हमें टेंशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेट अस
से कि जो मास m ब्लॉक यहाँ पे है उस पे टेंशन कितनी है, T है। तो इस पे टेंशन T है तो हाफ हाफ टेंशन इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें टेंशन T/2, इसमें टेंशन T/2, तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो T होगी। उसी तरीके से T/2 हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट इन दोनों में हो जाएगा, तो ये T/2 का हाफ ना हो जाएगा T/4। अब ये T/4 का हाफ इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो टेंशन फाइनली T के फॉर्म में यहाँ पे आ रही है स्प्रिंग पे, वो कितनी आ रही है, T/8। तो टेंशन अगर T ब्लॉक पे एक्ट कर रही है तो T/8 टेंशन या फिर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अगर कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, T/8। अब इसको हमने जब ऐसे रिप्लेस कर दिया तो इस वाले ब्लॉक में भी टेंशन तो T है, इसमें भी T है, और इसमें जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू K' मान लेते हैं, और K' की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी इस पूरे सिस्टम को हमें रिड्यूस करना है, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट हमें निकालना है। तो हम पहले ये इसको U1 मानते हैं, इसको U2 मान सकते हैं, तो U1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। U1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे तो एक ही स्प्रिंग है तो बस इसी को ऐड कर देना है। फॉर्मूला U का क्या था, T², तो यहाँ पे T की जगह हम क्या लिखेंगे, T/8, T² बाई 2K, और U2 की वैल्यू हम लिखना चाहे U2 पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन दिस इक्विवेलेंट सिस्टम, तो वो क्या लिखेंगे, T/2K, T बाई कितनी हो जाएगी, 2K' आएगी। इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, T/T²/8² इंटू 2K इज इक्वल टू T, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, T²/2K'², और 2 से ये 2 कैंसिल, और T² से T² कैंसिल। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनली वैल्यू आई K² की, वो आ गई 8², यानी 64K के बराबर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K' की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 64K। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं इस सर्किट पे बेस्ड, हम इसको सीधा ऐसे रिड्यूस करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे उसमें सबसे फेमस क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, SHM से कनेक्ट करके इससे पूछा जा सकता है कि इस ब्लॉक की टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितनी। तो हम सीधा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिख सकते हैं, पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/K, इफेक्टिव यहाँ लिख देंगे, और K इफेक्टिव की वैल्यू हमें पता है, आंसर आ जाएगा 2π√m/K, इफेक्टिव वैल्यू अभी निकाले हमने 64K, ये वाली K' यहाँ पे K इफेक्टिव, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/8 का स्क्वायर, 8 बाहर आ जाएगा यहाँ, m/K, और इसको सिंप्लीफाई किए तो ये 4 से कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया यहाँ से, π/4√m/K। ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी है। तो इस पहले क्वेश्चन का हमने आंसर कर दिया, इस टाइप में यूज हो सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो नॉर्मल मैकेनिक्स से रिलेटेड, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये वाला स्प्रिंग नहीं दिया, ये तो सिस्टम में बनाना है, इसमें पूछ सकता है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर। तो हम क्या लिखेंगे, एनर्जी स्टोर टोटल, इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी होगी, हाफ T की जगह या K² भी लिख सकते हैं। तो अगर इस x², अगर K इफेक्टिव लिखेंगे, K इफेक्टिव इंटू x², ऐसा लिख सकते हैं, यही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। K इफेक्टिव की वैल्यू पता है, और x एक्सटेंशन कितना आएगा, ये हम स्प्रिंग को हमने ऐसे, इस पूरे सिस्टम को जब ऐसे कन्वर्ट किया तो यहाँ से सिंपली कर सकते हैं कि x की वैल्यू, और यहाँ पे हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जैसे हमने फोर्स लिखते थे वैसे अगर लिखा, T की वैल्यू mg के बराबर आ जाएगी, तो T क्या है, kx के बराबर, kx इक्वल टू mg। kx टेंशन की वैल्यू सीधा mg के बराबर, या तो हम इस फॉर्मूले का यूज करें, इससे थोड़ा जल्दी हो सकता है, तो हम बेटर हम क्या करते हैं, इसको हम यूज कर लेते हैं, सिंपली u की वैल्यू हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं,
टी स्क्वायर अपॉन 2k से। टी की वैल्यू तो mg पता है, mg स्क्वायर अपॉन 2k इफेक्टिव। तो k इफेक्टिव वैल्यू 64 है, तो यहाँ 64 के लिखेंगे। तो तुम्हारा आंसर आ गया यहाँ से m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 128। इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी सिस्टम। तो इस टाइप के और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एसएचएम से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है या मैक्सिमम स्पीड क्या है इस ब्लॉक की। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर हम सिंपली इस सिस्टम को रिड्यूस करके बना सकते हैं। अब हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, इसमें हमें के इफेक्टिव बतानी है। यहाँ पे हम के इफेक्टिव की वैल्यू पता करते हैं। तो यहाँ पे जैसे के इफेक्टिव की वैल्यू पता करनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको सिंपली पूरे सर्किट को एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक सर्किट ही है, ये स्प्रिंग सर्किट हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसी तरह स्प्रिंग सर्किट बोल सकते हैं। मास m है, ठीक है। तो यहाँ पे के डैश या के इफेक्टिव निकालनी है, तो इस पे मान लेते हैं टेंशन T। देखो सेम स्ट्रिंग पे हमेशा टेंशन कितनी रहती है, सेम। यहाँ पे भी टेंशन T रहेगी, सेम ही स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी सेम सेम सेम, यहाँ पे तक सेम। ये टेंशन सेम, ये इसमें स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में भी टेंशन कितनी क्रिएट हो जाएगी या स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी, ठीक है। अब ये T है, ये T है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितनी क्रिएट होगी 2T, 2T टेंशन रहेगी। तो हमने टेंशन की वैल्यूज लिख दी है सारी। तो ये सारे टेंशन की वैल्यू हमने लिखी। अब हम क्या करते हैं, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं। तो इस वाले ए फिगर में और बी फिगर में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी सेम ए बी के बराबर होना चाहिए। ए की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ, यानी 1 और 2 को ऐड कर देंगे। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, बी फिगर में एक ही है, तो ये यू बी के बराबर हो जाएगा। U1 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेंशन इसमें कितना है 2T, तो T स्क्वायर अपॉन 2K, K की वैल्यू कितनी है K1, प्लस इसमें कितना आ गया 2 वाले में, इसमें तो टेंशन T है, तो T स्क्वायर अपॉन 2K2। और इस वाले फिगर से पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो कितना लिख सकते हैं, P, इसमें टेंशन तो एक ही रहेगा, टेंशन T ही रहेगी। ये टेंशन जो हमने यहाँ माना इस वाले ब्लॉक पे कितना लगेगा T, तो वही यहाँ पर लिख देंगे, टेंशन T ही लगेगा। तो T स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के डैश, 2 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, T कैंसिल करके फाइनली 1 अपॉन के डैश की वैल्यू लिख सकते हैं। 1 अप, ये 4 आ जाएगा ऊपर, 4 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ये फाइनल हमारे पास वैल्यू आ गई के इफेक्टिव की। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो और सिंप्लीफाई करके हम के इफेक्टिव की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि अगर हम एनर्जी को बस वेट कर दें तो हम इजीली स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इवन एक बार स्प्रिंग कांस्टेंट निकल गई तो और भी जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि हम इन दोनों स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। हम क्या बोलते हैं कि ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ सीरीज का फॉर्मूला दिख रहा है, तो सीरीज टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है। सीरीज में हम ऐसा ही लिखते थे 1 अपॉन के डैश इक्वल 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, लेकिन ये टर्म क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है। तो इस टर्म सब में आएगी, इसमें भी आ सकती है, इसमें इस बार 1 ही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं हर बार 1 रहे। तो हम एक डिफरेंट एक जो इन दोनों स्टेप को हम यहाँ से यहाँ तक स्किप कर दें और डायरेक्ट ये लिख सकें, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि इन सारे स्प्रिंग्स को हम क्या बोल सकते हैं कि आप सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1 अपॉन के इफेक्टिव लिख दिया।
और यहाँ पे हम क्या लिखे 1/K1 तो लिखना है, और साथ में एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आ रहा है 4 कहीं आएगा, कहीं 16, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 64 आ गया। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेंशन ऑफ द ब्लॉक बाय टेंशन ऑफ द स्प्रिंग का होल स्क्वायर। यही तो आया यहाँ पे भी, ये वाला क्या है, ब्लॉक का टेंशन है, इसको अगर हम ऐसा डिवाइड कर दें तो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, टेंशन ऑफ द, यहाँ पे टेंशन 1/K के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। ये ऑपोजिट आ गया, एक मिनट, टेंशन ऑफ द ब्लॉक नहीं है, टेंशन ऑफ द स्प्रिंग प्लस टेंशन ऑफ द ब्लॉक, पहले स्प्रिंग की टेंशन जो भी स्प्रिंग है कनेक्टेड उससे बाय टेंशन ऑफ द ब्लॉक, यही डिवाइड हो रहा है ना नीचे नीचे। इससे भी वही 1/K2 टेंशन ऑफ द स्प्रिंग बाय टेंशन ऑफ द ब्लॉक, ऐसे हम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा और रिड्यूस कर दिया, एक दो स्टेप को हम इससे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों को, ये तीन है, तो तीनों सीरीज का ही फॉर्मूला आ रहा था, इसका जो एकदम शॉर्टकट मेथड है वो हम क्या करते हैं, सीधा इसको तोड़ देते हैं और हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि तीनों सीरीज में कनेक्ट, एक, ये दो, ये तीन, तीन स्प्रिंग, हम तीनों को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब हम सबकी K1 डैश, K2 डैश, K1, K2 डैश, K3 डैश निकालते हैं। तीन स्प्रिंग है, तीनों का डैश तो इक्विवेलेंट वैल्यू, और कैसे निकालेंगे, K1 इंटू, इस बार क्या करेंगे, K1 के साथ देखो क्या मल्टीप्लाइड है, K1 के साथ TB पहले मल्टीप्लाइड है, तो TB बाई TS का होल कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, K2 बाई पहले ब्लॉक फिर स्प्रिंग का होल स्क्वायर। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो हमने 1/K1 की वैल्यू निकली थी, इसलिए हमारे में फॉर्मूला आ रहा था, थोड़ा ऊपर करेंगे, इसमें जो फॉर्मूला आ रहा था इसमें क्या आ जा रहा था, पहले TS ऊपर आ जा रहा था क्योंकि हम 1/K निकाल रहे थे, लेकिन डायरेक्ट जब हम इसको तोड़ के सीरीज में ऐसे कनेक्ट करेंगे, K1 डैश, K2 डैश, K3 डैश, ऐसे वैल्यू निकालेंगे, और उस केस में K1 ऊपर आएगा, तो पहले जो K1 के सब क्या है, TB मल्टीप्लाइड, इसमें भी क्या है, TB, तो पहले इसमें टेंशन ऑफ दिस ब्लॉक बाय टेंशन ऑफ स्प्रिंग। उसी तरीके से इसको भी क्या करना है, K3 इंटू टेंशन ऑफ ब्लॉक बाय टेंशन ऑफ स्प्रिंग का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में देखो तीनों की K की वैल्यू सेम ही आ गई, और टेंशन लिख लेते हैं, टेंशन ब्लॉक कहाँ पे कनेक्टेड है उसी को सबसे पहले T मान लेते हैं, हम कहते हैं T, तो ये आधी आधी हो गई, इसमें T/2 और T/2 आधी आधी, और ये पूरे स्प्रिंग में यहाँ पे भी कितनी होगी, T/2 ही होगी, इस वाले में T/2, T/2 और T/2 ये कितनी हो जाएगा यहाँ पे T, तो तीनों स्प्रिंग में हमें टेंशन की वैल्यू पता चल गई। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें ब्लॉक वाले को ही T मानना, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक वाले को T मानने से क्या होगा कि हमें कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर में T, टेंशन ऑफ द ब्लॉक हमेशा तीनों में आ रहा है, तीनों में TT ही लिखा रहेगा, और जो भी फैक्टर्स है, जैसे इसको 1 बोलते हैं, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, K1 इंटू टेंशन, तो इसमें ब्लॉक और उसकी सेम ही है, 1:1 का रेशियो, K1 की वैल्यू तो K दी हुई है, तो K भी आ जाएगा यहाँ पे, K2 की वैल्यू तो K है, और टेंशन ऑफ द ब्लॉक कितनी है, T, और टेंशन ऑफ द स्प्रिंग कितनी है, T ही है, तो इसमें भी K आ जाएगी। जब इसका जोड़ना, जब इसका निकालेंगे थर्ड वाले का, तो इसमें T/2 टेंशन है, तो यहाँ पे आ जाएगी K3 इंटू T/2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4K के बराबर यहाँ पे। तो यहाँ से हमने तीनों की स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग अलग अलग निकाल ली। अब हम सीधा हम बोलेंगे कि तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, इज इक्वल टू K1 डैश प्लस 1/K2 डैश प्लस 1/K3 डैश।
अब तीनों हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1/k प्लस 1/k प्लस 1/4k। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/4 एलसीएम लेंगे तो 1/k इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी 4k एलसीएम। तो ऊपर में 4 4 और ये 1 यानी 4 4 8। तो k इक्विवेलेंट के यहाँ से जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 4k/9। यहाँ से k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 4k/9। यानी इस पूरे सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। मास हम नीचे लगा दिया और यहाँ पे k इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया सिस्टम को और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी 4k/9। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी बता। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसमें क्या आ जाएगा, ω√k/m ये होती है। यहाँ पे k इफेक्टिव बाई m लिख देंगे। इसका आंसर क्या आएगा, √k इफेक्टिव वैल्यू आ गई 4k/9 × m। इसको सॉल्व कर दो 4 तो बाहर ले सकते हैं 2/3 √k/m। ये आंसर आ गया। ये हो गई ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि एक सेटअप दिया गया है और एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है और ये जो सेटअप है सब में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के। इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट भी के है, इसकी भी के है, इसकी भी के है और इसकी भी के। और जो ब्लॉक है उसको पुल अवे फ्रॉम द वॉल, मास फोर्स एफ से इसको ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 to f। तो बताना है कि हाउ फार द ब्लॉक कैन बी शिफ्ट, यानी मैक्सिमम इलोंगेशन ब्लॉक की कितनी हो सकती है, ग्रेजुअली शिफ्ट करें। ग्रेजुअली अगर हम फोर्स को इंक्रीज करते जाएं तो शिफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, पूछा गया। तो हम क्या करते हैं, अब इस पूरे स्प्रिंग को यहाँ से यहाँ तक के पूरे सिस्टम को एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं। इस पूरे सिस्टम को क्या करेंगे, एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर देंगे और एक ब्लॉक यहाँ अटैच कर देते हैं और ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है और फोर्स कितनी लगाई जा रही है इसके ऊपर, एफ। और के इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाए। और के इफेक्टिव की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, काम करते हैं कि जो सबसे लंबा स्ट्रिंग है इसमें मान लेते हैं टी टेंशन। इसमें टी, इस वाले पूरे स्ट्रिंग यहाँ तक टी टी टी, यहाँ पे भी टी टी होगी, इसमें भी टी टी टी, तो इसमें 2t टेंशन और इसमें टी टी तो इसमें 2t। तो हमने सब में टेंशन लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ करके 4 स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन में सीरीज में लगा देते हैं, 1 2 3 4 4 ऐसे। अब इसकी इफेक्टिव वैल्यू निकालते हैं, हालांकि इसमें ऐसे नहीं लगाएंगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ। इसमें तो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं या वर्टिकल लगा दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें इसकी पूरी की वैल्यू में बस ध्यान रखना है कि ये सीरीज में है बस सारे। तो इसी तरह से हम इसमें से सबको नंबरिंग कर देते हैं। इसको नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इस वाले को 3 मान लेते हैं और इस वाले को क्या मान लेते हैं। तो सबकी इफेक्टिव कांस्टेंट निकालनी पड़ेगी K1। एक एक K1 डैश वैल्यू हमको पता है, क्या लिखते हैं K1। तो K1 तो K है, टेंशन ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक पे टेंशन कितनी लग रही है, ये लिखते हैं ना, फॉर्मूला क्या है, K डैश का फॉर्मूला था K इंटू टेंशन ऑफ द ब्लॉक बाय टेंशन ऑफ द स्प्रिंग का होल स्क्वायर, ये लिखते थे। तो यहाँ पे टेंशन ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक पे टेंशन कितनी लग रही है, तो ब्लॉक पे 2 टेंशन लग रही है। यहाँ पे देखो, एक टेंशन तो ये है और एक टेंशन ये भी है 2t। तो 2t और t कितनी लग रही है, 3t टेंशन लग रही है। ये इसमें एक से ज्यादा स्प्रिंग कनेक्टेड है तो टेंशन को ऐड कर देना पड़ेगा ब्लॉक पे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ब्लॉक पे कितनी आ रही है, 3t बाई
टेंशन ऑफ स्प्रिंग वन की टेंशन कितनी हमने कैलकुलेट की, T का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 9K। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे K2 की, K2 डैश की वैल्यू, इसमें तो स्प्रिंग कांस्टेंट K और इसमें जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर TB बाई TS, तो TB तो 3T अभी निकाला था, और यहाँ पे टेंशन कितनी है 2 कहाँ है, 2 यहाँ पे है, उस पर टेंशन 2T लिख देते, और इसका होल स्क्वायर लेना है। TT से कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पे 9/4K। उसी तरह से K3 डैश की वैल्यू निकालते हैं, तो K3 डैश की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, K3 डैश की वैल्यू, तो K3 डैश की वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली K इंटू टेंशन ऑन द ब्लॉक 3T बाई टेंशन ऑन द स्प्रिंग थर्ड स्प्रिंग कहाँ पे है, यहाँ पे, उस पर टेंशन T ही है तो T लिख दिया उसको। ये वैल्यू कितनी आ गई 9K, और इस पे कितनी आ गई टेंशन, इस पे K की वैल्यू कितनी आ गई, K4 की वैल्यू, K4 डैश की वैल्यू आ गई, K ही है इस पे, टेंशन ऑफ द ब्लॉक 3T, और स्प्रिंग पे 2P है, 2P लिख दिया होल स्क्वायर, ये आ गए 9/4K। तो हमने सब पे निकाल लिया, चारों पे इफेक्टिव क्या क्या आ गया, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब हम करते क्या है, इस पे सीरीज में तो ऐसा लिख सकते इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1, तो 9K प्लस 1/9K/4 ऊपर चला गया, थर्ड का 1/9K, पांचवें का फिर 4/9K, तो इसमें तो एलसीएम सबका 9 ही आएगा, 4 4 8 और ये क्या आ गया 9 और 10, यानी 10/9K। तो यहाँ से अगर इक्विवेलेंट देखें तो हमारे पास आ रहा है 9K/10, ये आ रही है वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9K/10। तो ये स्प्रिंग फोर्स इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब जैसे यहाँ से इसको हमने ऐसे रिप्लेस कर दिया, अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, इजी हो गया अब सॉल्व करना। अब इस पॉइंट से अगर फोर्स F लग रही है और ग्रेजुअली फोर्स लग रही है, तो कोई भी चीज ग्रेजुअली होगा, इसका मतलब दोनों हमेशा इक्विलिब्रियम पे। ये मैक्सिमम कितना शिफ्ट होगा, शिफ्ट जहाँ पे भी ये शिफ्ट होगा जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाए, नेट फोर्स क्या हो जाए 0, और एक बार नेट फोर्स 0 हो गया तो मैक्सिमम हो गया, उससे ज्यादा स्ट्रेच करना पॉसिबल नहीं। तो ये जब ग्रेजुअली इंक्रीज, ये जो फोर्स है पहले 0 थी, फिर बढ़ते 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 कितनी आ गई F के बराबर है, तो इस समय मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, और उस समय स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू से इक्वेट कर देंगे, वही हमें Kx की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Kx, फोर्स मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम आएगी, तो Kx की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से यही वाला x निकालना है, यहाँ F डैश F फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या दी हुई है F बाई K, K कितना है 9K/10, 10/9K, 10/9 F/K, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें ऑप्शन। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन के हो गए, या फिर नॉर्मल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड हो गए, वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड हो गए, जहां जहां पे स्प्रिंग आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है, उस सारे क्वेश्चन को हम ऐसे रिड्यूस करते हैं।